हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को में। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार टच किए जाते हैं। देखिए, साइकोलॉजी है काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें आपको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, तो इसमें भी आप लोगों को प्रिपरेशन अच्छी तरह से करनी है। यानी जब मार्क्स अच्छे खासे इसमें भी गेन किए जाते हैं, इसमें भी मार्क्स उठाने के अच्छे चांस हैं, तो अच्छी तरह से आप लोगों को ये सब्जेक्ट को भी मेंशन करनी है, इसमें भी आप लोगों को अच्छी तरह से पकड़ बनानी है। ठीक है, तो आज का जो क्लास है काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, साइकोलॉजी जो भी रखे हैं काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप लोग ये जान पाते हैं कि एक पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व क्या होता है, किसी व्यक्ति के अंतर्गत क्या होनी चाहिए, कौन सा गुण होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस सब चीज के बारे में आप लोगों को पता चलता है। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपका। तो इस क्लास के अंतर्गत जो हम लोग कवर करेंगे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके साइकोलॉजी ने मनोविज्ञान के, जो आपके गेस किए गए। तो गेस किए गए मतलब ये कि यहां से बार बार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में टच किए जाते हैं, इसलिए आप लोगों को सभी क्वेश्चन को याद रखना है, सभी क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करना है। देखिए, याद तो नहीं होगा ये, ठीक है, लेकिन स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं ना। स्क्रीनशॉट लेकर के 102 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, एट फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया है कि मूल्यांकन किसे कहते हैं। मूल्यांकन को इंग्लिश में बोला जाता है इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। आप, मैं बोलूं कि आप उस चीज पर मूल्यांकन कीजिए या फिर आप उसका मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो मैं अगर आपको बोलूं कि आप व्यक्ति ए के बोलूं, व्यक्ति ए का आप मूल्यांकन करें। कोई व्यक्ति है जिसका नाम है ए, उसका आपको मूल्यांकन करने के लिए बोलेंगे तो आप क्या करेंगे? उसको देखेंगे, उसका क्या एक्टिविटी है, उसका पर्सनालिटी में क्या डिफेक्ट है, क्या पॉजिटिव मतलब पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, इस चीज को आपको आंकने के लिए कह रहा है, इस चीज का डेटा एनालिसिस करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो मूल्यांकन का सीधा सीधा मतलब यही होता है, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी भावना, किसी भी चीज को देख करके उसके बारे में अच्छाई या बुराई का पता लगाने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, इस प्रकार आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब यही है, सभी व्यक्ति दुनिया में एक दूसरे से अलग है। यानी सभी व्यक्ति, सभी स्टूडेंट, आप हमसे अलग हैं, हम किसी और से अलग हैं। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति का आपस में गुण नहीं मिलता है, सब गुण। ठीक है, एक दो गुण मिल जाए अलग सी बात है, एक दो चार बिहेवियर मिल जाए अलग सी बात है, लेकिन किसी न किसी पड़ाव पर जाएंगे, कोई ना कोई आप चरण पर जाएंगे तो आपको दोनों में डिफरेंस यानी फर्क, आपको विभिन्नता देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो व्यक्तियों में जो अलग अलग गुण, अलग अलग चीज जो होता है, जिसके कारण एक दूसरे से सब कोई व्यक्ति भिन्न है एक दूसरे से, तो वही क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं उसको। ठीक है, यानी पर्सनल डिफरेंस कहते हैं या फिर व्यक्तिगत यानी डिफरेंस इसको कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछा जाए तो इस प्रकार आपको आंसर देना है। दुनिया के सभी व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, आपस में समान नहीं होती, सही बात है। चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, या फिर भावनात्मक रूप से हो, संज्ञानात्मक रूप से हो, या फिर कोई भी चीज से हो, वो सब एक दूसरे से अलग है। यही क्या है? आपका व्यक्तिगत विभिन्नता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, एक जुड़वा भाई भी समान नहीं होता। जुड़वा भाई के अंदर भी समान गुण होता है क्या? नहीं, मानसिक शक्ति अलग अलग होता है दोनों का। ठीक है, दोनों की सोचने की शक्ति अलग अलग होती है। थोड़ा सा रूप देखिए अलग, रूप एक जैसा दिखे वो अलग सी बात है, लेकिन बोलने का तरीका, समझने का तरीका, या फिर उनके अंदर जो एक तरह से सेल्स होते हैं, जो शारीरिक संगठन होता है, जो शारीरिक बनावट होती है, वो भी अलग होता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता इसी को बोलते हैं। देखिए, स्पेयरमैन ने बुद्धि को दो वर्गों में बांटा है। बुद्धि के बारे में आपका आ गया कि बुद्धि के बारे में आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो बुद्धि जो है सामान्य बुद्धि होता है और विशिष्ट बुद्धि होता है। ठीक है, बुद्धि की परिभाषा जो है, बुद्धि की परिभाषा इस प्रकार देना है कि सोचने सीखने की योग्यता को क्या बोलते हैं? बुद्धि बोलते हैं। ये देखिए, स्पेयरमैन ने, यहां मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, ये पॉइंट आपको याद रखना है स्टार देकर के। स्पेयरमैन ने सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि का प्रकार दिया है। बुद्धि जो है सोचने सीखने योग्यता, सोचने सीखने की योग्यता, परखने की योग्यता, अवलोकन करने की योग्यता, या फिर किसी चीज के बारे में कल्पना करने की योग्यता, यथार्थवादी चिंतन करने की योग्यता, ये सारा चीज है जो है आपका बुद्धि का एक तरह से परिभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है कि एडवर्ड महोदय के अनुसार अभियोजना करने में परिवर्तनशील को हम बुद्धि की संज्ञा दे सकते हैं। एडवर्ड एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है। वो अपने कहते हैं कि अभियोजना करने में परिवर्तनशील को हम एक तरह से बुद्धि का संज्ञा, बुद्धि का टाइटल, बुद्धि का संज्ञा, नाम यानी नाउन दे सकते हैं। ठीक है, स्टर्न के अनुसार नई परिस्थितियों के साथ सफल अभियोजन करने की क्षमता ही बढ़ती है। नई परिस्थितियों जो होती है वही, उसी को क्या कहता है? सृजन करना, वही क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है कि टर्मेन के अनुसार। ठीक है, ये देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, यहां हम इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो चीज को आप में बता दूं। सारा चीज में अगर क्वेश्चन के अंतर्गत ही करवाऊं तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, सारा चीज अगर क्वेश्चन के अनुसार करवाएं, यानी इसमें भी आपका क्वेश्चन लिख दें कि टर्मेन के अनुसार मूर्त बुद्धि की चिंतन की व्याख्या करें। क्वेश्चन लिख दें। नहीं भाई, इतना क्वेश्चन क्यों लिखेंगे जब इंपॉर्टेंट थ्योरी अगर ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं, तो क्वेश्चन के अंदर उसको कवर नहीं करना। तो ये सब पॉइंट को आपको याद रखना कि टर्मेन के अनुसार मूर्त चिंतन करने की क्षमता ही क्या कहता है? बुद्धि है। ठीक है, यह जो है बुद्धि को दो प्रकार में बांटा है, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। ठीक है, मूर्त बुद्धि जो हमको दिखे
ठीक है, और अमूर्त बुद्धि जो हमको ना दिखे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आया कि मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि किसे कहते हैं। मूर्त बुद्धि एवं अमूर्त बुद्धि किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु को हम लोग देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? मूर्त बुद्धि, यानी जो आपके सामने दिखता है। ठीक है, मूर्त उसी को बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी चीज के बारे में, मान चलिए आपके हाथ में मोबाइल है, आपको दिख रहा ना, बिल्कुल दिख रहा है, आपके हाथ में लैपटॉप है जो अभी आप हमको सुन रहे हैं, आप मेरी वीडियो को अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो उसको उसके बारे में आप सोच सकते हैं ना। तो जब उसके बारे में आप सोच सकते हैं, वही क्या है? आपका मूर्त बुद्धि है। ठीक है, जिस वस्तु को हम देख नहीं सकते और उसके बारे में सोचने की क्षमता को अमूर्त बुद्धि कहते हैं। यानी अमूर्त बुद्धि माइंड में जो कल्पना जो होती है ना, यथार्थवादी चिंतन, किसी चीज के बारे में, आसमान से तारे टूट करके तोड़ के लाएंगे, ठीक है ना? शायरी वगैरह झाड़ते हैं कि नहीं आप लोग? बिल्कुल झाड़ते हैं। ठीक है, क्या आसमान से तारे तोड़ के लाएंगे आपके लिए, है ना? तो ये क्या है? एक प्रकार का अमूर्त बुद्धि है। ठीक है, जिस चीज के अस्तित्व नहीं हो, यानी जिस चीज के बारे में कल्पना चलती की मतलब एक तरह से वो रियलिटी में भौतिक रूप उसका ना हो, यानी जिसका फिजिकल शेप ना हो, उस चीज के बारे में सोचना आपका क्या कहलाता है? अमूर्त बुद्धि कहलाता है। ठीक है, अब देखिए थॉर्नडाइक के बारे में। थॉर्नडाइक जो था बहुत बड़े अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक जो है बहुत बड़े अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने ही शिक्षा के क्षेत्र में पहला सिद्धांत दिया था। और ये जो है शिक्षा के क्षेत्र में इसका थ्योरी का काफी ज्यादा प्रयोग किया जाता है। आप अगर ट्रेनिंग वगैरह लिए जाएंगे, अगर टीचिंग लाइन में जाएंगे ना, टीचिंग लाइन में जाएंगे तो इनका काफी ज्यादा महत्व। थॉर्नडाइक हो गया, जीन पियाजे हो गया, कोहलबर्ग हो गया, बड़े-बड़े जो साइकोलॉजिस्ट हैं इनका काफी ज्यादा मतलब वर्णन किया गया। ठीक है, स्टर्नबर्ग जो है, स्टर्नबर्ग आपको भी पढ़ना है और हम लोग भी पढ़े अपना सिलेबस के अंतर्गत। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग है ये सब लोगों के बारे में जानकर। ठीक है, अब देखिए थॉर्नडाइक की बुद्धि को 3 भागों में बांटा, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। याद रखेंगे, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है कि फ्रेमेन ने बुद्धि को 4 भागों में बांटा, गार्डनर ने बुद्धि को 8 भागों में बांटा। ठीक है, ये गार्डनर का बुद्धि जो है ना, मेरा एग्जाम में बहुत आया था ये। ठीक है, बहुत हमको सताया ये, मतलब एक तरह से ऐसा-ऐसा मतलब घुमा के पूछ रहा था कि समझ में नहीं आ रहा कि गार्डनर का पूछ रहा है कि किसी और गार्डन का पूछ रहा है। ठीक है, तो गार्डनर ने भी बुद्धि को 8 भाग में बांटा है। बीने ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, बीने ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है जो आपको, और यहाँ थॉर्नडाइक ने भी बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। देखिए बुद्धि निकालने का सूत्र आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, बुद्धि निकालने का सूत्र क्या है कि एक व्यक्ति का मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, बुद्धि लब्धि बराबर होगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। ठीक है, यानी MA/CA। ठीक है, MA/CA इंटू 100, यानी ये क्या है? आपका मेंटल एज निकालने का एक तरह से मानसिक आयु निकालने का एक यानी बुद्धि लब्धि यानी आई को निकालने का सूत्र क्या है? IQ बराबर MA/C इंटू 100। MA का मतलब होता है मानसिक आयु यानी मेंटल एज, CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, स्पेलिंग क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, यानी जिसको एक तरह से वास्तविक आयु बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का अगर मानसिक आयु मान चलिए वो 12 वर्ष की अगर किसी काम को कर लेता है, उसका 12 वर्ष के व्यक्ति के काम को कर लेता है और उसका रियल जो वास्तविक आयु है 10 वर्ष है, तो उसका आईक्यू क्या हो जाएगा? इसको 100 से गुना कर देना है, क्या हो जाएगा? यहाँ 100 कट जाएगा, यहाँ 10 होगा। ठीक है, 12 गुना 10 120, उसका आईक्यू लेवल कितना है? 120। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया कि एक व्यक्ति का मानसिक आयु 120 है, वास्तविक आयु 125 है, तो बुद्धि लब्धि क्या होगा? ठीक है, बुद्धि मानसिक आयु जो है आपका 120 है। ठीक है, और आपका वास्तविक आयु 125 है। ठीक है, यहाँ आपको क्या करना है? 100 से गुना कर देना है, 25 चौक 100, 25 5 है 125। ठीक है, अब इसी तरह से एक तो डिवाइड कर देना है। जब इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 दूना 10 होगा, 5 चौक 20 होगा। ठीक है, कितना है? 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 दूना 8, 9 का 9, 96 हुआ। 96 आपका दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार आप फॉर्मूला बैठा करके बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ कैटेगरी में बांटा गया है। प्रखर बुद्धि जो होता है ना, वो 130 से 140 तक होता है। बुद्धिमान जो होता है 120 से 130 तक होता है। औसत बुद्धि जो होता है 110 से 120 होता है। मंद बुद्धि 100 से 110 के बीच होता है। महामूर्ख, यानी आप देखिए, आप किसी आपको ना साइकोलॉजी पढ़े हैं, एक तो चीज आपको क्या नजर आया? महामूर्ख जो होता है उसका बुद्धि लब्धि 50 से 60 वर्ष होता है। अब अगर हम किसी को बोले ओ IQ लेवल 50 to 60 वाले इधर आ जाओ, तो IQ लेवल 50 to 60 वाले इधर आ जाओ, तो उनको क्या बोले हैं? महामूर्ख बोले। लेकिन उसको पता नहीं कि IQ लेवल किसको कहा जाता है। जब उनको पता चलेगा तो आप उसके सामने होंगे नहीं और आपको वो खोजते रहेगा कि क्या बोला था उस दिन तुमने। ठीक है, महामूर्ख बोले थे हमको, यानी 50 to 6 का IQ लेवल है मेरा, मतलब 50 to 6 जो IQ लेवल होता है उसको महामूर्ख बोला जाता है। और जड़ बुद्धि जो होता है 20 से 25, ये मतलब बच्चा वाला, बिल्कुल बच्चा। ठीक है, तो ये क्या होता है? जड़ बुद्धि होता है। ठीक है, मतलब बच्चा जैसा एक्टिविटी करता है, बच्चा सबसे तेज होता है। बच्चा, ये हम जो बच्चा का नाम लिए यहाँ, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा मतलब पूरा मंद बुद्धि वाला है। बच्चा का इतना छोटा बच्चा इतना प्यारा लगता है, लेकिन जब उसके सामने कुछ अलग चीज कर दीजिए आप, पूरा एकदम आंख खोल के देखेगा। ठीक है, तो जड़ बुद्धि जो होता है 20 से 50 होता है। ठीक है, ये चीज आप रेंज याद रखेंगे क्योंकि इससे आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि गार्डनर ने बुद्धि को 8 भाग में बांटा। भाषिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि किसके अंतर्गत आएगा? यानी जैसे कि कोई एक तरह से पत्रकार है, कोई यानी गायककार है, वो क्या है? भाषिक बुद्धि बोलते हैं। या फिर कोई
वकील है वो क्या है, भाषिक बुद्धि है। तार्किक गणितीय बुद्धि यानी मैथमेटिशियन, जैसे कि आपके गणितज्ञ हैं, जो भी गणित का स्टडी करते हैं वो आपका तार्किक बुद्धि आ जाएगा। देशगत बुद्धि के अंतर्गत क्या हो जाएगा, एक तरह से मतलब देशगत बुद्धि के अंदर यथार्थवादी चिंतन आ जाएंगे, अस्तित्ववादी बुद्धि आ जाएगा। संगीतात्मक बुद्धि जो होगा आपका एक तरह से इसमें आ जाएगा आपका जो संगीत गाते हैं, जो गायन करते हैं, सिंगर जो होते हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। शारीरिक संवेदात्मक बुद्धि, संवेदपरक, इसमें जो शारीरिक काम करते हैं, जो एक्शन वगैरह दिखाते हैं, जैसे कि हीरो हीरोइन इसी में आ जाएंगे, ठीक है, यानी एक्टर एक्ट्रेस इसी में आ जाएंगे। अंतर व्यक्तिक बुद्धि जो होता है ये इंटरपर्सनल बोलते हैं इसको, ठीक है, अंतर व्यक्तिक बोलते हैं, इंटरपर्सनल ये बुद्धि ऐसा बुद्धि होता है जिसमें किसी दूसरे की भावना को हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अंतर व्यक्तिक बुद्धि जो होता है ये अपने भावना को, ठीक है। इंटर एंड इंट्रा, ठीक है, यहां जो है ना थोड़ा सा मिस्टेक हुआ लिखने में, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में चलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में अगर चलते हैं तो इंटरपर्सनल, PERSONAL इंटरपर्सनल, एक होता है इंट्रापर्सनल, INTRA इंट्रा, PERSONAL इंट्रापर्सनल, ठीक है। इंट्रापर्सनल जो होता है ना, ये बुद्धि के माध्यम से हम लोग अपने गुण के, अपने बारे में, अपने रूप, अपने हम क्या है नहीं है, आप क्या है नहीं, मतलब अपने चीज के बारे में पता चलता है। और इंटरपर्सनल जो होता है ना, ये किसी दूसरे के बारे में हम लोगों को बताता है। ये अगर बुद्धि जिसके अंदर ज्यादा होगा इंटरपर्सनल बुद्धि, तो वो दूसरे आदमी को तुरंत भांप लेगा कि दूसरा आदमी का व्यक्तित्व कैसा है, कैसा उसका मतलब एक तरह से बिहेवियर है, कैसा उसका पर्सनैलिटी, ये सारा चीज इंटरपर्सनल में आ जाता है, ठीक है। इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यानी सही ढंग से हमको लगता है मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, तो जिसके कारण हम ये नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। आप लोगों को वर्ड खोज लेना है। इंटरपर्सनल के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के हम लोग बिहेवियर को जान सकते हैं, और इंट्रापर्सनल के माध्यम से हम लोग अपने बारे में जानते हैं, अपने बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। तो गार्डनर ने बुद्धि को कितना भाग में बांटा, 8 भाग में। और दूसरा है प्रकृति विषयक बुद्धि, ठीक है, प्रकृति विषयक बुद्धि, किसान लोग आ जाएंगे, किसान जो है प्रकृति से जुड़े हुए हैं, तो वह प्रकृति विषयक बुद्धि इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके देखिए पूछा गया है कि बुद्धि शब्द का प्रयोग 1922 में किसने किया था, बिने ने किया था। बुद्धि जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, 1922 में बिने ने किया था। प्रथम बार बुद्धि परीक्षण 1905 में अल्फ्रेड बिने ने किया था, ठीक है। द्विकारक एक्सपेरिमेंट का सिद्धांत जो दिया, ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिया गया। द्विकारक सिद्धांत में क्या होता है, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। जी का मतलब होता है जनरल यानी सामान्य कारक, और एस का मतलब होता है स्पेसिफिक यानी विशिष्ट कारक। जी फैक्टर अंतर जिसके अंदर ज्यादा होंगे तो वो व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान होगा, और एस फैक्टर जो हुआ अर्जित किया जाता है, ठीक है। जी फैक्टर जो होता है मतलब पहले से होता है यानी जन्मजात होता है, इसको अर्जित मतलब इसको सीखा जाता है, इसको ट्रेनिंग लेकर के इसको बढ़ाया जाता है एस फैक्टर को, ठीक है। अब देखिए दूसरा है कि द्विकारक सिद्धांत बुद्धि का एक्सपेरिमेंट ने दिया था। थॉर्नडाइक ने कहा कि बुद्धि तरल और ठोस होती है, ठीक है। किसने कहा कि बुद्धि तरल और ठोस होती है, तो थॉर्नडाइक ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत बुद्धि क्या है, ठीक है, यानी समाज में रहने वाले एक व्यक्ति दूसरे से बुद्धि सीखता है, दूसरे मतलब व्यक्ति से जो बुद्धि सीखता है उसी को क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर तार्किक गणितीय बुद्धि, मतलब एक एक करके यहाँ थोड़ा सा मतलब डिफाइन किया गया। वही गार्डनर के बुद्धि का सिद्धांत 4 यानी टोटल जो 8 प्रकार है। तो तार्किक गणितीय बुद्धि वो लोग होते हैं जो नियमों को समझ लेते हैं। मैथ के अंदर क्या आता है, एक तरह से नियम ही आता है ना। गणितीय बुद्धि अगर मैथमेटिशियन है उसके अंदर क्या आ जाएगा, तार्किक गणितीय बुद्धि आ जाएगा। भाषिक बुद्धि यानी जो भाषा को अच्छी तरह से समझ सकता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, भाषिक बुद्धि बोलते हैं। जैसे कि पत्रकार वगैरह होता है वो क्या है, भाषिक बुद्धि है। एक तरह से लेखक होता है वो क्या है, भाषिक बुद्धि है, ठीक है। मंद बुद्धि क्या है, मंद बुद्धि जो है ऐसे बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 20 से 30 हो उसको क्या बोलेंगे, मंद बुद्धि बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है कि मंद बुद्धि वाले क्या करें, कि मंद बुद्धि वाले बालक की पहचान कैसे करें, ठीक है। तो मंद बुद्धि वाले बालक की पहचान निम्न प्रकार से कर सकते हैं। इसकी बुद्धि लब्धि 20 से 30 होती है, सोचने समझने की क्षमता कम होती है, यह आसान कार्य को करना पसंद करता है, नॉर्मल व्यवहार करता है, इजी काम को करना पसंद करता है, वो क्या है, मंद बुद्धि वाला बालक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है आपका कि मंद बुद्धि वाले बालक की विशेषता क्या होती है, तो ये असमान व्यवहार करता है, ठीक है। असमान मतलब क्या है, जो लोग करते हैं जनरली व्यवहार उससे थोड़ा सा अलग हटके व्यवहार करता है। मतलब आपको ऐसे पता चलेगा इसके अंदर मतलब थोड़ा सा भी सोच समझ हल्का सा नहीं है, या फिर कुछ अलग ही एक्टिविटी वो करेंगे, ठीक है। इसकी बुद्धि लब्धि 20 से 30 होती है, ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। सोचने समझने की क्षमता कम होती है, पढ़ने में कमजोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अभिक्षमता किसको बोलते हैं, ठीक है, यानी एबिलिटी, ठीक। तो देखिए एबिलिटी अंग्रेजी शब्द है ही हिंदी रूपांतरण यानी अभिक्षमता है। किसी भी चीज को अपने अंदर ग्रहण करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, अभिक्षमता बोलते हैं। मैं अगर आपको बोलूं कि मैंने जितना भी आपको पढ़ाया, जितना भी मैं लेक्चर दिया, उसमें आपको कितना ग्रहण करने की क्षमता है, ठीक है, तो वही क्या है आपका अभिक्षमता, यानी अपने अंदर ग्रहण करने की क्षमता मैंने आपको जो प्रोवाइड किया, उसके माइंड में आपका कितना सेटअप हुआ, कितना आप समझ पाए, कितने नहीं समझ पाए, कितना ग्रहण किए, कितना त्याग किए, तो यही क्या है आपका अभिक्षमता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, इसकी विशेषता क्या है, तो प्रतिभाशाली बालक उसे कहते हैं जिसका बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होता है, ठीक है। 130 से अधिक यानी आईक्यू लेवल 130 से अधिक होता है, यानी MA/CA करेंगे इंटू 100 करेंगे, MA/CA इंटू 100, इसी से अगर आईक्यू लेवल अगर 130 से अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है,
तो वो क्या कहलाएगा, प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। ठीक है, उनकी विशेषता क्या क्या होगी, ये पढ़ने में तेज होता है, इसकी सोचने समझने की क्षमता अधिक होती है, इसका स्वास्थ्य अच्छा होता है, इसकी बुद्धि लब्धि अधिक होती है। ठीक है, ये किसी भी जगह अपने आप को ढाल लेता है। मतलब यानी प्रतिभाशाली जो बालक होता है ना, उसका एक अलग ही गुण होता है, कहीं भी कोई भी माहौल में जाएगा ना, अपने आप को वहां ढाल लेगा। कहीं सिनेमा हॉल में गया मूवी देखने, वहां सबके सबके साथ अपने आप को संभालेगा, पता पता ही नहीं चलेगा कि बंदा पहली बार मतलब हॉल में घुसा है, मतलब पूरा अपने आप को वहां फिट कर लेगा बंदा। ठीक है, यहाँ अगर कोई रोना धोना हो रहा है, वहां भी अपना एकदम जो इमोजी होता है, मतलब मुंह एकदम बना लेगा, एकदम जो होता है गम यानी जो एक्सप्रेस करने का जो सैड फीलिंग होता है, वो चीज मतलब दिखा देगा। या फिर कहीं अगर कुछ हो रहा है, पार्टी डांस वगैरह, वहां एकदम पूरा हंसेगा खिलेगा। मतलब वो एक कहने का मतलब ये हुआ कि प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं ना, वो हर सिचुएशन में, हर मतलब स्थिति में अपने आप को ढाल लेता है, अपने आप को उस स्थिति के अनुसार बदल देता है। ठीक है, यही क्या है, प्रतिभाशाली बालक का एक गुण है। ठीक है, नेक्स्ट आपका व्यवहारिक बुद्धि के बारे में पूछा गया कि प्रैक्टिकल जो एक तरह से इंटेलिजेंस होती है वो क्या है। ठीक है, यह इंटेलिजेंस का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, इंटेलिजेंस का सही स्पेलिंग आपको देख लेना है। ठीक है, देखिए प्रैक्टिकल आपको इंटेलिजेंस यानी व्यवहारिक बुद्धि जो होता है, एक प्रकार का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, व्यवहारिक बुद्धि होता है जब कोई बालक अपने से ही कोई काम करके सीखता है, उसको व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। ठीक है, जब कोई बालक अपने से कोई काम को करके सीखेगा तो वो क्या है, व्यवहारिक बुद्धि, सिंपल सी बात है। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि क्या है, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं, तो अंग्रेजी शब्द हिंदी रूपांतरण जो है आपका संवेगात्मक बुद्धि, यह संवेद नहीं होगा, संदेह किया गया है, संवेगात्मक होगा। ठीक है, इतना बुक वगैरह पढ़ के इतना बड़ा एग्जाम दिए, संवेदात्मक होगा भाई। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, संदेहात्मक नहीं होगा, संवेगात्मक बुद्धि। ठीक है, संवेग का मतलब समझते हैं ना, इमोशन। ठीक है, यानी उसका इमोशन पर कंट्रोल करो, इमोशनली मत हो जाओ, इमोशनली एक तरह से डिप्रेशन में मत चले जाओ, इमोशन को अपना कंट्रोल करो। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि उसी को बोलते हैं, जब किसी व्यक्ति के अंदर से भाव उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, संवेगात्मक बुद्धि बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों को क्लास में कवर करनी है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि सृजनात्मक बुद्धि क्या है। ठीक है, तो अंग्रेजी शब्द के हिंदी रूपांतरण सृजनात्मक बुद्धि है। सृजन का मतलब क्या होता है, क्रिएटिव, यानी क्रिएटिव, CREATIV, क्रिएटिव। क्रिएटिव का क्रिएट का मतलब क्या होता है, CREAT, क्रिएट का मतलब होता है बनाना। ठीक है, क्रिएट का मतलब क्या होता है, बनाना। जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज को बनाता है ना, मान चलिए कोई व्यक्ति अगर एक तरह से किसी भी चीज को बना दिया, तो हम क्या कहेंगे, वो व्यक्ति सृजनात्मक है। सृजन का मतलब होता है कोई चीज, नया चीज बनाना, नया चीज लिखना, नया चीज के बारे में सोचना। ठीक है, वही क्या कहलाता है, सृजन कहलाता है। ठीक है, सृजन का मतलब होता है ग्रहण करना, किसी नया चीज करो यार, क्रिएट करो। क्रिएट का मतलब क्या होता है, बनाना, क्रिएटिव, क्रिएट से ही बना है क्रिएटिव, यानी जो कुछ नया क्रिएट करता, नया बनाता। क्रिएट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, क्रिएट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, जैसे कि आप हिंदी मीनिंग पूरा तरह से आप लोग पढ़े हैं, क्रिएट का मतलब होता है बनाना। ठीक है, तो क्रिएट से ही बनाना है, बना है क्रिएटिव। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं कि सृजनात्मक बुद्धि में क्या होती है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी चीज को, नया चीज को बनाने का शक्ति रखता है, किसी भी चीज नया संकल्पना के बारे में सोचता है, या फिर कोई नया चीज को मूर्त रूप प्रदान करता है, या फिर अमूर्त रूप से सोचने की शक्ति को एक तरह से प्रदर्शित करता है चित्रित रूप में, या फिर एक तरह से नक्शा के माध्यम से, वही क्या है आपका सृजनात्मक बुद्धि है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका बुद्धि का पर्यायवाची शब्द लिखे, जैसे कि अकल हो गया, विवेक हो गया, समझ हो गया, ज्ञान हो गया, ये सब एक तरह से बुद्धि का पर्यायवाची शब्द है। कहने का मतलब ये हुआ कि बुद्धि के जगह आप ये सब शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ये सब जगह ये सब शब्द का आप लोग उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि क्या पर्यावरण बुद्धि को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है भाई, पर्यावरण क्यों नहीं करेगा। आपको पूरा तरह से पढ़ाया गया कि बुद्धि जो आपका बनता है ना, वो आपका आनुवंशिक कारक और पर्यावरणीय कारक, यही दोनों के बीच जो अंतःक्रिया होती है, उसी का प्रोडक्ट है बुद्धि। ठीक है, अगर पर्यावरण आप अगर छीन लेंगे किसी बच्चे से, अगर जंगल में भेज देंगे उनको, पर्यावरण माहौल अगर छीन लेंगे, तो वो एक तरह से जंगली जानवर के जैसा रिएक्ट करने लगेगा। ठीक है, क्योंकि इस देखिए जो मैं बात बोला अभी, इस पर भी एक तरह से प्रैक्टिकल हो चुका है। ठीक है, बहुत बड़े मतलब एक तरह से साइंटिस्ट थे, तो एक बच्चे को मतलब छोड़ दिए थे जंगल में, उनको भेड़िया उठा करके लेके गया, तो कुछ यानी 10 साल या 5 साल बाद उनको हाथ लगा, तो वो भेड़िए के जैसा रिएक्ट कर रहा था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आदमी से अगर बचपन में ही उसका अगर पर्यावरण छीन ली जाए, तो उसका बुद्धि काफी ज्यादा बदल जाता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि जो आपका पर्यावरण और आनुवंशिक रूप से जो अंतःक्रिया होती है, पर्यावरण और आनुवंशिकता के बीच, उसी का प्रोडक्ट है। जैसे कि किसी के बीच अगर अंतःक्रिया होती है, तो रिएक्शन अगर होता है, तो कोई चीज नया प्रोडक्ट निकलता है ना, तो वही आपका क्या निकलता है, बुद्धि निकलता है। ठीक है, तो क्या प्रभावित करता है, बिल्कुल हाँ करता है। तो पर्यावरण बुद्धि को प्रभावित करता है। जब किसी बालक को अनुकूल पर्यावरण मिलता है, तो उस बालक की बुद्धि लब्धि अधिक होती है, और अगर अनुकूल नहीं मिलता है, तो फिर वही मतलब चिड़चिड़ापन हो जाता है। ठीक है, उस बालक का बुद्धि लब्धि कम होता है। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं कि पर्यावरण बुद्धि को प्रभावित करता है, बिल्कुल एकदम करता है भाई। इसमें भी एक तरह से अगर बोलेंगे कि नहीं करता, तो पूरा कहेगा कि तुम साइकोलॉजी पढ़े हो कि क्या पढ़े हो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कितना क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया, इसके अंतर्गत बहुत सारे पॉइंटों को भी हम लोगों ने जाना। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग था, और यही सब क्वेश्चन आएंगे, टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आपको साइकोलॉजी में, सिर्फ आराम से जो क्वेश्चन होगा उसको पढ़ना है,
और जो भी चीज आती है, जो भी समझ है आपका, उस चीज को आपको एक्सप्रेस करना है कॉपी में, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार आएंगे, इसी तरह से रिलेटेड होगा, और यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन से एक तरह से रिलेटेड जो आपका मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग क्लास में बने रहेंगे। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि 2024 का जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो मैंने आप लोगों को शुरू में भी बोला कि 2024 में जो आपके भाई बहन है, जो भी रिलेशन है, उसको एक बार इन्फॉर्म कर देना है कि तनु क्लासेस आर्ट कॉम चैनल पर जो 2024 का बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है। वो सिर्फ इन्फॉर्म कर देना है, वो विजिट कर लेंगे, उनको अच्छा लगेगा ज्वाइन हो जाएंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो एक तरह से अलग बात है। लेकिन आपका काम थोड़ा सा यही है कि आप उनको इन्वाइट कर देंगे, उनको इन्फॉर्म कर देंगे। और पीडीएफ के लिए आप लोगों को तनु क्लासेस सर्च कर लेना है। तनु क्लासेस ऐप को यहाँ से प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करके डाउनलोड कर लेना, क्योंकि सारा पीडीएफ मैंने आपको वही दे रखा है, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।